हेलो नमस्कार, स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूं और सुबह के 8:30 होने से और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो परिवर्तन ये है कि आपका जो समय है वो थोड़ा क्या ठीक ठाक बदला गया है। और शाम को 4:30 बजे की बजाय 4:30 बजे मैं उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूं। और काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद हम आपके साथ आज हाजिर हैं। गुड मॉर्निंग। बोली क्लास नहीं चलेगी? नहीं नहीं, क्लास चलेगी। और मैं अब छुट्टी से वापस आ चुका हूँ। बहुत दिनों बाद आज आप आए हैं। हाँ, मैं छुट्टी पर था, है ना। अक्सर जब हम आपके साथ होते हैं तो बहुत दिन तक होते हैं। और जब छुट्टी पर होते हैं तो लगभग 5-7 दिन की छुट्टी होती है। हाँ, तो आज क्लास लेट भी हुई है और जिसका रीज़न है कि आज पहली क्लास है। तो और पहली क्लास का मतलब टाइमिंग चेंज वाला, तो हमारे जो टेक्निकल टीम है उनको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा। कल से हम एग्जैक्ट 8:30 बजे आपके साथ होंगे और 8:30 से 9:30 या पौने 10 तक, यानी कि 1 घंटा से थोड़ी सी ज़्यादा क्लास चलेगी। अभी का क्या है कि जो शाम की क्लास थी उसका शेड्यूल हो नहीं पा रहा है। मेरी जो व्यस्तता है वो किसी और बैच में है उस समय, और वो 6 बजे तक चलती है पूरा पूरा। और 6 बजे के बाद फिर और कुछ कक्षाएं चलती हैं, है ना। तो इस वजह से हमारे बिना मन नहीं लग रहा था। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, है ना। बहुत से लोगों ने मैसेज भी किया कि सर आप एनसीईआरटी क्लास में गुस्सा आ गए, आ क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, हर जगह बंद थी, है ना। बस इतना ही टाइम चलेगा। हाँ, अब आपको मैं एग्जैक्टली रोज 8:30 बजे मिलूंगा। तो थोड़ा ठीक ही है, सुबह सुबह का मामला रहेगा। अपना पढ़ लिख करके वो इतिहास की क्लास कितने बजे चलती है? 5 दिन बाद आपके दर्शन हुए। हाँ, मोटा मोटा द सिलेबस इज मोर इम्पोर्टेंट, नो इशू। बिकॉज अब ठीक है, मैगजीन, तीनों मैगजीन लेना है, कोई ने तीनों लेना है। कोई एक लेके कैसे काम चलेगा? तीनों के अलग अलग कंटेंट हैं, तीनों की अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, रोज क्लास चलेगी। हाँ, अब आपको मैं सुबह 8:30 बजे रोज मिलूंगा। और 8:30 से 9:30 और समथिंग समथिंग थोड़ा ज़्यादा तक आपकी कक्षाएं रहेंगी। सर 9 बजे से इंडियन मैप की क्लास होती है। नहीं, इस बैच की बताएं। इस बैच में और जो कक्षाएं चलती हैं वो हाँ, 10 बजे से, तो 8:30 से 9:30, आधा घंटा अपना ब्रेक करिए, 10 से 11, 11:30 तक उसको पढ़िए। यानी कि एक ही शिफ्ट में आपका जो कार्यक्रम है वो फाइनल हो जाएगा, है ना। तो चलिए, जो मुख्य मुद्दा है उसकी तरफ रुख करते हैं। यानी कि पिछली क्लास, अभी हम लोग बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम लोग एनसीईआरटी को बहुत शानदार तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारी जो एनसीईआरटी पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है कुछ इस तरह से है कि हम लोग पहले बायोलॉजी की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की पढ़ेंगे अलग से। और फिर हम लोग केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अलग से पढ़ेंगे। अभी हमारा जो दौर है वो बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी में हम कुल 4 हिस्से, है ना, कुल 4 हिस्से कवर कर रहे हैं। जैसे हमने पहला हिस्सा न्यूट्रिशन या पोषण का कवर किया, जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा हिस्सा मानव की जो शरीर है ना, ह्यूमन का जो बॉडी है उसके ऊपर कवर कर रहे हैं। अब मानव के शरीर या ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक, अब वो चाहे क्लास 6 में हो या क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या 11 या 12th में हो, यहाँ तक हम कवर कर रहे हैं। यानी कि मानव की फिजियोलॉजी या मानव के बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बायोलॉजी का सेगमेंट खत्म करेंगे 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं के लिए। और बिल्कुल मिलने गए थे और काफ़ी शानदार है, सब कुछ सही है ना। जिनकी क्लास इंडियन मैप की है वो क्या करेंगे, आधे घंटे से पढ़ लीजिए। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद फिर बाद में इसे आधे घंटे पूरा कर लीजिएगा। तरीके हजार हैं दोस्त, बहाने 1 लाख हैं। तो तरीके ही बेहतर करिए, बहाने की तरफ मत जाइए, है ना। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 6, आपको याद होगा, रेसिप्रेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवों में श्वसन के बारे में, जिनमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ाई की है और हमने श्वसन के बारे में जाना कि सामान्य वायुमंडल से ऑक्सीजनेटेड हवा को अंदर लेना, इसको क्या करना, अंदर लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को, CO2 युक्त एयर को क्या कर देना, बाहर आउट कर देना। ये एक प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया के आधार पर हमने इसे श्वसन के तौर पर जाना था। किसके तौर पर जाना था? श्वसन के तौर पर। यहाँ पर लिखा गया है, द ऑक्सीजन दैट बी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रीच टू ऑल सेल वेयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। हमने कहा था श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य भूमिका क्या है, तो वो है फूड को तोड़ देना, यानी कि भोजन को तोड़ना, उसका अपघटन करना।
जिससे कि सर 9:30 तक एचडी करना बस। हाँ ठीक है, बिल्कुल उतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है ना, ऑफलाइन क्लास है, तो इसलिए हमें तो फिर प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये एक तरीका यही था कि क्या किया जाए सर, पढ़ाइए कम, समझाइए ज़्यादा। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ बड़े ज्ञानी भरे हुए, बड़ा कंप्यूटर क्लास सर 8 बजे से है, ठीक है। आप इसे आधे घंटे बाद इसको पढ़िए, ठीक। सर क्या तरीका अपनाएं, क्लास तो छूट जाएगा ना? कोई छूटेगा नहीं, आप इसे पढ़िए। The process of the breakdown of the food in the cell with the release of the energy, cellular respiration. Cellular respiration take place in the cells to all organism. ये सारी बातें इससे पहले हो चुकी हैं। हमने हर एक मुद्दे पर बात की। आपको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया, यानी कि जब ऑक्सीजन की उपलब्धता में श्वसन होगा तो वो कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के तौर पर होगा। दूसरा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन विदाउट यूजिंग ऑफ द ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। द ऑर्गेनिज्म हु गेट द एनर्जी थ्रू द दीज आर नोन एज द अनएरोब्स। एंड एग्जांपल क्या था, ईस्ट था। आपने बहुत शानदार तरीके से उत्तर भी समझा होगा। एक बार बस अपनी कॉपी को रिपीट करिएगा, जो इससे पहले पढ़े होंगे, और जो नए लोग होंगे वो थोड़ा सा धैर्य रख करके बैठेंगे। द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ द एयर, ये बिना हवा के भी सर्वाइव कर लेते हैं। हम लोगों ने ईस्ट के बारे में जाना। ईस्ट का इस्तेमाल करके शराब उद्योग में खूब धूम धनाके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लास्ट क्लास में रेसिप्रेशन एनिमल बता रहे थे, हाँ वहां तक लेके आते हैं। मैं करेक्ट करूँगा क्योंकि बहुत दिन बाद मिला हूँ आपसे, और बहुत दिन बाद मिले होने के नाते थोड़ा सा सुनिए समझिए। आज की क्लास को करेक्टेड क्लास मान के चलिए, और एक नए टॉपिक की तरफ रुख करेंगे आज हम, है ना। तो इस तरह से आप कवर करिए, बहुत दिन बाद आप कर रहे हैं। हाँ बाद में कर लेना, है ना। जिनकी इस समय क्लास मैच कर रही है, ये क्लास रिकॉर्डेड अवस्था में उपलब्ध रहेगी। आप बाद में आना, शानदार तरीके से कर लेना, है ना। और अभी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ईस्ट एक प्रकार की एक कोशिकीय जीव था, जिसको हमने माना था कि ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। और इस प्रक्रिया में मुख्य तौर पर सबसे जो बड़ी बात थी वो थी अल्कोहल का निर्माण। क्या हो रहा था, अल्कोहल बन रहा था। और सीधी सी बात है कि अल्कोहल और हाँ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर, बड़ा शानदार सवाल है ये। देखो, ऑक्सीजन लेना, है ना, और CO2 युक्त हवा को निकालना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। और जब इस पूरी प्रक्रिया में सेल भाग लेना शुरू करें, यानी कि हमारी कोशिकाएं हिस्सा लेना शुरू करें, जिससे ऑक्सीजन की मदद से भोजन टूट जाए और भोजन टूट के ऊर्जा बन जाए, तो यह पूरी प्रक्रिया रेस्पिरेशन कहलाती है। क्या कहलाएगी, रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली ये हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हवैया गई अंदर में, और हवैया गई तो किसने तोड़ा, उसने ऑक्सीजन को मदद से हमारा भोजन टूट गया और हमें ऊर्जा मिली। द होल प्रोसेस कॉल्ड एज द रेसिप्रेशन प्रोसेस। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है। तो थोड़ी देर बाद आप कर लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, आगे पढ़िए और ध्यान रखिए। सुबह सुबह क्लास करेंगे, शानदार रहेगा, है ना, 8:30 बजे। देखो मेरे पास दो विकल्प थे। एक ही विकल्प ये था कि मैं 6:30 बजे के बाद आपको पढ़ाऊँ, तो मैं 6:30 बजे के बाद बड़ा थका थका सा रह जाऊंगा, और जब थका थका सा रह जाऊंगा तो फिर अपनी जो डिलीवरी है आपको उतना शानदार दे नहीं पाऊंगा। एक बहुत खास बात है कि मेरे पूरे दिन की पहली क्लास है ये, फर्स्ट क्लास। तो पहली क्लास, पूरे दिन की पहली क्लास, मैं पूरी तरह से ऊर्जित होकर के आपके साथ खड़ा रहूंगा, यानी फुली चार्ज्ड पर्सन हूं मैं। यानी हमारा जो ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये कंप्लीटली चार्ज है, फुल 100% बैटरी लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी। तो अगर मैं 100% बैटरी लेके पहली क्लास के तौर पर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, तो ये बहुत शानदार क्लास होगी, है ना। और एक तरीके से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बस ये कहानी है, इसलिए मैंने सुबह का समय चुना। मैं आमतौर पर सुबह कक्षाएं पढ़ाता नहीं हूँ। ये पूरे संस्थान को पता है कि 10 बजे से पहले हमारी क्लास लगा दे, बहुत मार मारते हैं। फिर मारते नहीं, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन मैंने खुद, वो लोग मतलब कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो कह रहे थे कि 10 बजे के बाद तो आप पहले लेते नहीं क्लास, तो एक ही तरीका निकालते हैं, शाम को ले लीजिए सर, क्योंकि दिन में तो आपकी ऑफलाइन कक्षाएं हैं। जैसे कि मेरी कक्षाएं आमतौर पर 10:30 से लेकर के शाम 6 बजे तक ऑफलाइन चलती हैं, तो कोई चांस ही नहीं इस बीच में मैं आऊँ ऑनलाइन। तो एक ही तरीका, या तो सुबह ही कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए। तो शाम को मैंने निर्णय लिया कि 6:30 बजे फिर मैं थका हारा सा आऊँगा, एकदम थकेला थकेला टाइप का इंसान दिखूंगा। तो ऐसी स्थिति में बैटरी लगभग लगभग 10% ई रिक्शा वाली बैटरी है, बची नहीं रहेगी ज़्यादा। फिर आप कहोगे ज़्यादा दूर तक चलोगे, बैटरी है नहीं, कहाँ चले। तो सुबह क्या है कि अभी पूरी तरह से एकदम रात भर चार्ज किए इसको, और फुल चार्ज करके एकदम भरपूर ATP भर के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप शानदार तरीके से डिलीवरी पाओगे। तो 8:30 बजे पढ़ लीजिए, शानदार रहेगा और बेहतरीन रहेगा। और ये देखो, 2-4 दिन की कक्षाएं होती तो चल जाती, ये लंबी कक्षाएं 1-2 महीने तक चलती रहेंगी ऐसे ही, तो इसलिए बढ़िया है, अच्छी तरीके से पढ़िए। समझ में बात आ गई। चलिए, तो ईस्ट के बारे में कल उससे पहले चर्चा हुई थी।
पर हमने देखा था कि अंतः ईस्ट हमें क्या दे रहा है, तो जवाब था कि ये हमें एक तरीके से एथेनॉल दे रहा है, यानी कि एथेनॉल का इस्तेमाल करके हम अल्कोहल बनाते हैं, और अल्कोहल के साथ साथ हम इसका इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं शराब और बियर के निर्माण में। ये सारी बातें हुई थी, और हमने एरोबिक और अनएरोबिक रेसिपिरेशन में कुछ अंतर भी देख लिए थे, आई थिंक आपको पता होगा। फिर हमने एक चर्चा की थी कि जब हम पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज करते हैं, यानी ग्लूकोज का आंशिक अपघटन जब होता है, तो ऐसी स्थिति में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है क्या, तो आपको याद होगा, इसे हमने लैक्टिक एसिड के तौर पर कहा था। और जब हमारी मांसपेशियों में इस तरह की बातें होती हैं, तो लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मसल में फटीग हो जाता है, यानी कि एक तरीके से दर्द उत्पन्न होता है, और उसे हम क्रैम्प के तौर पर, यहाँ पर लिखा होगा आपको, मैंने कुछ बातें भी बताई थी कि इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स क्रैम्प हो जाता है। और जब हम इसमें कुछ मालिश करते हैं, हॉट वाटर से नहाते हैं या इस पर मसाज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होती है, और अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होने के नाते जो लैक्टिक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी आपको मैं बताऊं कि एक बड़ी शानदार रिसर्च आई है कि ज़्यादातर जो कैंसर होने के जो चांसेस बढ़ रहे हैं, इसका पता है रीज़न क्या है, हमारी शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन ना जाने के कारण कैंसर होने के, है ना, कैंसर होने के चांस को बढ़ा दिया जा रहा है। और खासकर शहरों के बच्चों में, जो कि शहर में रह रहे हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का एक तरीके से सही वातावरण नहीं है, तो वहाँ कॉमन सी बात है, जैसे दिल्ली, मैं दिल्ली को बहुत नापसंद करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं दिल्ली में रहता भी हूँ और निवास भी है दिल्ली में, तो लेकिन फिर भी मैं भागता हूँ वहां से, 2 4 दिन रह के निकल लो, जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत व्यापक स्तर पर है ना। तो अब ये जो ऑक्सीजन की कमी है, ये कोशिकाओं को सक्रिय नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि कैंसर फैल रहा है ना। तो कुछ रिसर्च हैं, खबरों में आए तो पढ़ते रहा करिए। तो खैर, ऑक्सीजन जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो ब्रेक डाउन होगा लैक्टिक एसिड, और इससे हमें आराम मिल जाता है। मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि ये शुभमन गिल जो थे इस बार के उस मैच में, यानी कि जो हमारा विश्व कप हो रहा था, उसमें इनको क्रैम्प आ गया था, तो ये चल नहीं पाए थे। तो ये बड़ी बातें थी। फिर हमने ब्रीथिंग कहा, और हमने कहा कि सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, अंदर लीजिएगा तो फूल जाएगा, बाहर निकालेंगे तो पचक जाए था। इस तरह से ब्रीथिंग की परिभाषा फाइनल हुई थी अपनी, और हम लोगों ने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट को समझा था, इनहेलेशन और एक्सलेशन के बारे में बातचीत हुई थी, और हमने डायफ्राम के संदर्भ को ही बताया था। किसके बारे में, तो जवाब था डायफ्राम क्या होते हैं, इस भावनाओं को मैंने आपको समझाया था। उम्मीद है आपने समझा होगा कि सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर हवा को अंदर लेना, और सांस लेने के दौरान श्वसन अंग की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर छोड़ना। और ये दोनों प्रक्रियाएं बारी बारी से हो रही होती हैं, यही प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है ना। क्या कहलाएगी, ब्रीथिंग कहलाएगी। जब व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह तेजी से सांस लेता है ना। और अब कोशिकाओं में क्या हो जाए, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए, और इस प्रक्रिया से ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा, ज्यादा प्रक्रिया या ज्यादा भोजन को तोड़ने में सक्षम होगा। हमने डीप ब्रीथ के बारे में भी आपको समझाया था, है ना, आई थिंक आपको याद हो। या हमने गहरी सांस के बारे में बताया था कि हम जब बहुत तेजी से क्या करते हैं, इस तरह से खींचते हैं सांस को, तो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाएंगी। जैसे कि ये देखिए, मैडम क्या कर रही हैं, डीप ब्रीथ कर रही हैं, अब खींच करके अंदर सांस पहुंचा रही हैं, तो इसको हमने डीप ब्रीथ कहा था। और डीप ब्रीथ का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर लिखा है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। अधिक व्यायाम करने के दौरान सांस की दर बढ़ जाती है, और कितनी हो जाएगी, 25 बार प्रति मिनट हो जाती है। और जब हम व्यायाम करते हैं, तो ना केवल हम तेज सांस लेते हैं, बल्कि एक काम और करते हैं कि गहरी सांस या डीप ब्रीथ भी लेते हैं, है ना। तो डीप ब्रीथ लेने का रीजन यही है कि ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए, ऑक्सीजन ग्रहण कर सके, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर सकेंगे, उतना ही ज्यादा भोजन का ब्रेकडाउन होगा, और उतना ही ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी। ये बातें पिछली कक्षाओं में हो चुकी हैं, तो मैं केवल रिकॉल करा रहा हूं, जिसका मुख्य वजह है कि हम बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं, और इन मुलाकात की सिलसिले में, प्रक्रियाओं में, ये बड़ी बात है कि आपको सारी बातें कनेक्ट कराई जाएं, और आप फिर से एक नए दौर पर प्रवेश कर सकें, ठीक है ना।
आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हम सांस कैसे लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रियाओं में हमने कई सारे अंगों के बारे में आपको बताया था, जिनमें से फेरिंग्स था और नोजल कैविटी के बारे में बातचीत थी, ट्रेकिया था, लंग्स था और ब्रोंकी था और ब्रोंकियोल्स थे और अंत में एल्बियोली और डायफ्राम। इन सभी अंगों को हमने व्यापक स्तर पर आपको समझा दिया है और उम्मीद है कि आपने ये सारी बातें अपनी कॉपी में दर्ज की होंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने डायफ्राम के बारे में भी बहुत सी बातें बताई थी कि कैसे डायफ्राम ऊपर जाता है और कैसे डायफ्राम नीचे आता है, अपनी पूर्ववत अवस्था में वापस आ जाता है। अब सवाल है कि हमने यहाँ तक शायद कुछ बताया है कि और आगे बढ़ गए थे, शायद ये भी बता दिए सांस में क्या क्या होता है। तो जब हम अंदर लेते हैं तो आपको याद होगा कि 21% क्या ले रहे थे, 21% ऑक्सीजन ले रहे थे, है ना। और 78.09% के आसपास नाइट्रोजन ले रहे थे। और कितना था भाई, 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड था। शायद ये बता दिया हूँ मैं, है ना। एक बार बताना कि मैं ये बता दिया हूँ कि नहीं बता दिया हूँ। और जब हम आउट कर रहे थे, सांस को ब्रीथ आउट कर रहे थे, तो हम 17% ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और 78.09% सेम वैल्यूएशन नाइट्रोजन की बाहर निकाल देते हैं और 4% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे थे। ये बातें हमने बता दी हैं और आई थिंक आपको ये बातें याद भी होंगी और हम आगे बढ़ गए थे। हमने एनिमल में देखा था कि ये एनिमल कैसे सांस लेते हैं और हमने देखा कि बहुत से जानवर जैसे कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, लिजर्ड यानी छिपकली, सांप और पक्षी, इन सभी के पास फेफड़े होते हैं और इन ये मानव की तरह सांस लेते हैं। अच्छा, मेढक तक बता दिए थे, अच्छी बात है। मानव की तरह सांस लेते हैं। काकरोच में स्पेरिकल्स थे, है ना, और ट्रेकियल ट्रंक थे। हमने ये सारी बातें भी बताई हैं आपको, जिसको हम एक तरीके से स्पेरिकल या श्वास रंध्र कहते हैं। और इनमें श्वास प्रणाली या ट्रैकिया होते हैं, जिसे हम वातक नलिका के तौर पर जानते थे। ये भी हो गया था और हम पहुंच गए थे अर्थवार्म यानी केचुआ भैया के पास, और हमने इनके बारे में भी वाली बात बताई थी कि अर्थवार्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड गिव द ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्किन। ये स्किन का इस्तेमाल कर रहा था और स्किन कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा गीली होनी चाहिए, तभी ये बेहतर सांस ले पाते हैं, है ना। तभी हम बेहतर सांस देखते हैं कि ये केचुए ले पाते हैं। मेढक के साथ कहानी थोड़ी सी बदली थी और बदली ये थी कि मेढक सांस लेने की 3 तरीके निकालता है। एक, वह अपनी त्वचा का इस्तेमाल करता है। दूसरा, वह अपने फेफड़े का इस्तेमाल करता है। तीसरा, वह अपने गिल्स या नॉस्ट्रल या माउथ कैविटी का भी इस्तेमाल करता है। यानी मेढक बड़े शानदार व्यक्तित्व के लोग हैं, यानी लोग मतलब जानवर है ये, और ये पानी में भी रह सकता है, उभयचर है, एम्फीबियस नेचर का है ये। तो उभयचर होने के नाते जब ये पानी में है तो नोजल कैविटी या गिल्स का इस्तेमाल करेगा। जब ये नॉर्मल धरती पर है ना, ध्यान देना, जब ये पानी में है तो ये गिल्स का इस्तेमाल करेगा, वाटर में रहेगा तो। अब ये पृथ्वी पर रहेगा तो फेफड़े का इस्तेमाल करेगा। और अगर जमीन के नीचे छिपा हुआ है, कहाँ पर, जमीन के नीचे छिपा हुआ है, तो ये अपनी स्किन या त्वचा का इस्तेमाल करेगा। और ये सेम मानव की तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और इसलिए ये मेढक कहलाते हैं, है ना। उल्टा सांस कैसे चलता है, जैसे चलता है वैसे चलाने दो, है ना, इसको पढ़ो। तो ये सारी बातें पिछली कक्षाओं में हो गई थी, आज इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके कुछ और बातें बताएंगे। लिखिएगा हेडिंग, ब्रीथिंग अंडर वाटर। लिखिएगा पानी के अंदर सांस की प्रक्रिया। लिखिएगा हेडिंग, पानी के अंदर सांस की प्रक्रिया। पानी के अंदर, पानी के अंदर श्वसन की प्रक्रिया। पानी के अंदर श्वसन की प्रक्रिया। ब्रीथिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर श्वसन की प्रक्रिया। लिखा है, फिशेस हैव प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन known as gills which help them to use oxygen dissolved in water. These gills are well supplied with blood vessels for exchange the gases. लिखिएगा, पानी के भीतर मछलियों में गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं। लिखिएगा, पानी के भीतर, पानी के भीतर मछलियों में, पानी के भीतर मछलियों में, मछलियों में गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। गिल्स या इसे बोलते हैं क्लोम, क्या बोलते हैं, गिल्स या क्लोम या गलफड़े पाए जाते हैं।
जिनके सहारे जिनके सहारे पानी में घुली ऑक्सीजन पानी में घुली ऑक्सीजन पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है का उपयोग किया जाता है का उपयोग किया जाता है पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसके साथ अब आप आगे बढ़ना आज, और उम्मीद है पिछली क्लास जहाँ से शुरू थी वहीं से आप इसे कनेक्ट करेंगे। तो लिखिएगा कि पानी के भीतर मछलियां गिल्स या क्लोम का इस्तेमाल करती हैं। इसके सहारे वो पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती हैं। उसी में एक बात अंग्रेजी में या नीचे नोट करके लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि अंडर वाटर रेसिपिरेशन रेट ज़्यादा होता है पृथ्वी की तुलना में। लिखिए मछलियां, ऐसे लिखिएगा, मछलियां श्वसन की दर को तेज रखती हैं। श्वसन की दर, रेट ऑफ द रेसिपिरेशन, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीथिंग। मछलियां श्वसन की दर को तेज रखती हैं, श्वसन की दर को तेज रखती हैं क्योंकि क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी की तुलना में कम होती है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी की तुलना में कम होती है। भाई पृथ्वी पर ऑक्सीजन ज्यादा है, हम बड़े आराम से सांस लेते हैं। ऐसे कर, और मछली क्या करी, ऐसे कर रही है। तो ऐसे जो कर रही है क्योंकि वहाँ पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुली नहीं है उतनी ज्यादा, है ना। तो इसलिए पानी में वो एकदम ऐसे 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 कर रही है, तो रेट ज्यादा होगा। कहाँ पर, पानी में। रेट मतलब दर, समय के साथ जुड़ा जाता है ना, कि कितने समय में कितने ज्यादा काम हो रहा है। तो जब नीचे समय से भाग देंगे तो वो दर निकल आता है। तो लिखिएगा मछलियों की श्वसन दर तेज होती है क्योंकि पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू है वो कम होगा। लिखिएगा द वैल्यू ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। देखिएगा पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए मछलियों की सांस लेने की दर धीमी होती है। मछलियों के सांस लेने की दर धीमी होती है ना। मछलियों के सांस लेने की दर धीमी होती है, सॉरी तेज होती है, धीमी नहीं, ठीक है। मछलियों की सांस लेने की दर क्या होगी, काफी तेज होगी। ठीक, ये बातें कई बार सवाल में पूछी गई हैं। अब दूसरी बात ये होती है, क्या पादप भी श्वसन करते हैं, क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो लिखिएगा प्लांट रेस्पिरेशन या प्लांट ब्रीथिंग। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, अगला हेडिंग लिखिएगा प्लांट ब्रीथिंग या प्लांट रेस्पिरेशन। ध्यान देना और इस चित्र को समझने की कोशिश करना कि जब हम प्लांट के रेस्पिरेशन पर सर्च कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो हमें दिख क्या रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ऐसी स्थिति में ये जो ऑक्सीजन है यानी कि O2 है, ये प्लांट के पास आ रही है, और रेस्पिरेशन के स्तर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, जा रही है ना। तो ये जो प्रक्रिया है पादपों में सांस लेने की प्रक्रिया, वो लाइक अ ह्यूमन होती है। कैसी होती है, लाइक अ ह्यूमन। तो अपनी कॉपी में एक चित्र बनाइएगा, जैसा कि यहाँ पर बना हुई है, लेकिन मैं अपना बना देता हूँ तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो ये चित्र अपनी कॉपी में ऐसे छोटा सा बना लीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति में इनके हम श्वसन की व्यवस्था को देखें, है ना, या इनके हम रेस्पिरेशन व्यवस्था को देखें, तो ये जो सामान्य वायुमंडल है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, सामान्य वायुमंडल है या नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, इस सामान्य वायुमंडल में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को एंट्री देते हैं, है ना। ध्यान देना, लाइक अ ह्यूमन। और दूसरा, जब ये बाहर करते हैं, यानी कि जब ये ब्रीथ इन कर रहे होंगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब ये ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस चित्र को बनाइए।
और उसी के नीचे लिखिएगा कि पेड़ पौधे अन्य जानवरों की तरह सामान्य श्वसन प्रक्रिया करते हैं। लिखिए पेड़ पौधे अन्य जानवरों या मनुष्यों की तरह, अन्य जानवरों व मनुष्यों की तरह, अन्य जानवरों व मनुष्यों की तरह तरह सामान्य श्वसन करते हैं, सामान्य श्वसन करते हैं। इस दौरान, लिखिएगा, इस दौरान वह ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है कि प्लांट रेसिपायर लाइक ए ह्यूमन, लाइक ए अदर एनिमल, एंड ड्यूरिंग रेसिप्रेशन plant breathe in oxygenated air and breathe out carbon dioxide type of the air, है ना। लिखिएगा लाइक ए ह्यूमन या लाइक ए अदर एनिमल, लिखिएगा प्लांट रेसिप्रेशन इज लाइक ए ह्यूमन या लाइक ए अदर एनिमल। ये बहुत बड़ी बात है। और एक और खास बात की, जो प्लांट होते हैं वो 24/7 हमेशा श्वसन करते हैं, ये भी ध्यान देना। क्योंकि भाई जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। खाना बनाने का काम तभी करेंगे जब सूरज भगवान निकलेंगे, और उसे हमने क्या बताया, द प्रोसेस नोन एज अ फोटोसिंथेसिस, बट द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इज अ 24/7 लाइक ए ह्यूमन। हम सोते समय भी तो सांस लेते हैं ना। हाँ, जो बता रहा हूं वो समझिए। जो आप CO2 याद करें ना आज तक, वो भोजन बनाते समय लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया सामान्य है, ध्यान देना। ये अपना कॉन्सेप्ट सही करो, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है जीवन में। और बहुत सारे छात्रों को इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने की आपको सलाह दी जाती है कि मेरे प्रिय छात्रों एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो फिर ऐसे जीवन में बड़ा कंफ्यूजन होगा। ध्यान देना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, है ना। आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो आपको क्लियर नहीं था उसको क्लियर करिए, है ना। इसलिए तो एनसीईआरटी के अध्ययन करने की प्रक्रिया में आप आते हो, नहीं तो कैसे काम चलेगा। सर प्लांट CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। देखो बड़े बड़े ज्ञानी हमें कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। हे महारथी ज्ञानी, शांत हो जाओ, हम जो बता रहे हैं उसको लिखो, और आपके कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सुनो। जी सर, अब आप समझना। देखो, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है किसी भी प्लांट्स की दो प्रक्रियाएं होती हैं। कैसी, ध्यान देना। एक प्रक्रिया होती है प्लांट का जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या ये है हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की। किसकी, भोजन निर्माण की, या यूं कहा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। किसका, ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया होती है। और ये प्रक्रिया तभी संभव होगी जब क्या होगा, सूरज का प्रकाश, है ना। सूरज का प्रकाश यानी सनलाइट होगी। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया अगर सनलाइट में प्रेजेंस है या सनलाइट में हो रही है, तो सीधी सी बात है सनलाइट हमें कितना मिलेगा, एटलीस्ट 12 घंटे। और ये जो आपने याद किया है अभी तक, वो ये वाला याद किया है जो आमतौर पे आपको हम बता रहे हैं। तो जो हम बताए वो रेस्पिरेशन है, ये है प्रकाश भोजन निर्माण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और प्लस में अब होगा सन या सूर्य का प्रकाश, और प्लस में होगा क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होगा। और अब आपको रिजल्ट मिलेगा C6H12O6, और प्लस में और रिजल्ट मिलेगा ऑक्सीजन का, जिसे हम मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया नॉर्मली भोजन बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन जब हम
और ये कितने घंटे हो रही, 12 घंटे हो रही। लेकिन जब हम पेड़ पौधों के रेस्पिरेशन प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे, या पेड़ पौधों के श्वसन की प्रक्रिया के बारे में आपको हम समझाएंगे, तो इसे भी ध्यान दीजिए। ये प्रक्रिया भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं है, केवल क्या है, भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया है ना। जो ग्लूकोजा बनेगा उसको तोड़ के एटीपी में लाना है ना, तो एटीपी में जब लाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के ला नहीं सकते, तो इनको चाहिए ऑक्सीजन। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि पेड़ पौधे भी सांस लेते समय ऑक्सीजन खाएंगे, लेकिन ये इतनी ऑक्सीजन भोजन बनाते समय दे देते हैं कि किसी का ध्यान नहीं जाता, किसी का ध्यान नहीं जाता कि अच्छा पेड़वा भी ऑक्सीजन खा रहा होगा। हाँ, पेड़वा भी सांस लेते समय जब ऐसे सांस लेगा तो अगल बगल की ऑक्सीजन खाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह सुबह जब वो भोजन बना रहे होगा तो ढेर सारा बोरे में भर भर के ऑक्सीजन दे देता है कि भैया मैं जो खाया था उसका 10 15 20 50 गुना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दुनिया का निगाह उस पर नहीं जाता है ना, दुनिया पर नहीं जाता। ठीक है, तो रेसिप्रेशन हुआ। अब ये क्या है, ये 24x7 प्रोसेस है, यानी कि सदैव चलने की प्रक्रिया है। अर्थात ये डे एंड नाइट चले, क्या चलेगी, डे एंड नाइट चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, अब अगर ये डे एंड नाइट चलने की प्रक्रिया है तो इस दौरान ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड हवा को, ऑक्सीजनेटेड एयर को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है, अंदर लिया जाता है। और CO2 वाली हवा को क्या किया जाएगा, तो जवाब हो जाएगा इस दौरान इसे बाहर किया जाता है ना। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो आप कह सकते हैं लाइक अ ह्यूमन। कैसा है ये, लाइक अ ह्यूमन। बट यहां पर ये बात ध्यान रखिए, इसे बना नीचे बना लीजिए, है ना। अब कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया होगा आपका, है ना। और ये जो जस्टिस वाले PDF वाले हो ना भाई, इतना मार मार देंगे धुआं धुआं हो जाओ गुरु, कि पढ़ लो चुपचाप तरीके से। ये जो जस्टिस खेल रहे हो ना यहाँ पे आके, जस्टिस फॉर प्रिंट PDF, यही जिंदगी करोगे, प्रिंटें ढूंढोगे, फोटो कापी कराओगे कि पढ़ लो गुरु। तो पढ़ लो, जो बता रहे इसको समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। NCERT, सर रात में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, क्यों आपको रतिया में आपका नकुआ में सिलेंडर लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन हमारी फैली है ना वायुमंडल में, हमेशा फैली है। दिनों में इतना बन जाता है कि पूरा वायुमंडल में भरा रहता है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, NCERT का मतलब ही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्या करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक, अब भूलना नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नोट में लिखा दे रहा हूँ, लिखिए पेड़ पौधे, उसी में नीचे लिखिएगा प्लांट्स या पेड़ पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या इनटेक ऑक्सीजन होता है इनका। परंतु भोजन बनाते समय अधिक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, परंतु भोजन बनाते समय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाते समय, भोजन बनाते समय अधिक ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, अधिक ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस बात को समझिएगा, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में बात आ गई, नहीं भूलेंगे, अब क्लियर होगा। ठीक है, अपनी तरफ से नोट्स बनाओ, मंत्री बनना मत, है ना। अगर छात्र हो तो भाई डांटूंगा, सब्सक्राइबर रहोगे तब भी डांटूंगा, क्या कर लोगे, क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं, मुझे पता है। हो गया, तो इतनी बातें ही बतानी थी। अब एक बात नोट लिखिएगा, लिखिए नोट में, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, है ना। और नोट में यह है कि देखिए, पेड़ पौधे सांस लेने की प्रक्रिया में, पेड़ पौधे लिखिएगा नोट में, पेड़ पौधे सांस लेने की प्रक्रिया में पत्तियों के स्टोमेटा, पत्तियों के स्टोमेटा का उपयोग करते हैं। लिखिएगा प्लांट्स यूज लीफ स्टोमेटा फॉर द ब्रीथिंग, प्लांट्स यूज लीफ स्टोमेटा फॉर द ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। देखिएगा नोट करके अपनी कॉपी में, पेड़ पौधे पत्तियों के स्टोमेटा का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, पेड़ पौधे
पत्तियों के स्टोमेटा का इस्तेमाल श्वसन के लिए करते हैं। वास्तव में, आगे बढ़ाना, वास्तव में स्टोमेटा एक छोटा सा छिद्र होता है। एक्चुअली स्टोमेटा इज अ, देखिएगा, वास्तव में स्टोमेटा एक छोटा सा छिद्र, टेनी स्पोर होगा, छोटा सा छिद्र होता है जो जो खुलता और बंद होता रहता है, जो खुलता और बंद होता रहता है, ओपन और क्लोज होता रहता है। वास्तव में स्टोमेटा एक छोटा सा छिद्र होता है जो खुलता और बंद होता रहता है, जो खुलता और बंद होता रहता है। तो क्लियर हो गया, स्टोमेटा खुलेगा और बंद होगा, खुलेगा और बंद होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्टोमेटा इज अ टिनी स्पोर प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स एंड with the help of the stomata plants take a place as a respiration, है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब इसे आप चाहें तो एक छोटी सी पत्ती बना के, ये देखो यहीं पर ये बड़का स्टोमेटा दिख रहा है। अब एक पत्ती में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। कई बार शहर वहर में देखिए ना, तो जैसे सड़क किनारे जो पत्तियां होती हैं उस पर धूल मिट्टी जम जाती है। अब धूल मिट्टी जम गई और पेड़वा सांस लेना चाह रहा है, नीचे और ऊपर धूल धूल मिट्टी है, ऐसे करेगा, सांसें नहीं आ रही, मर जाते हैं। तो अब सड़क के किनारे पेड़ दिखे ऐसे मिर्कुल मिर्कुल टाइप के दिखेंगे आपको, किसी कामों के नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो आप नकुआ बंद कर दियो, उनका नकुआ तो आप बंद कर दियो ना, किससे? धूल मिट्टी से। इसलिए बारिश वारिश जब हो जाती है तो पत्ती के ऊपर से धूल मिट्टी हट जाती है और उनका नाक, अब ऐसे सोचो ना कि हम लेटे हैं, हमारी नाक के ऊपर कोई माटी गिरा गया ऐसे, अब सांस ले तो मट्टी अंदर जाएगी। वही हालात पेड़ पौधों की है। तो जो प्रदूषण है वो क्या करता है, ये पत्तियों के ऊपर ऐसे मट्टी चली जाएगी। अब पत्तियों के ऊपर जो मट्टी चली जाएगी तो भैया कहाँ से खुलेगा? ये खुलने का प्रयास करेगा, माटी जमी है ना। तो अब खुलने का प्रयास जब करेगा, माटी जमी है, तो सांसियां नहीं ले पाएगा। दो चार पत्ती सांस लेंगी जो नीचे वाली है, ऊपर की जो एकदम ऐसी बैठी नहीं लेंगी, तो पेड़ पौधा को पावर कम मिलेगी। अब बारिश होती है, भगवान जब पानी पानी गिरा देंगे, तो ऐसी स्थिति में पेड़ पौधा खुश हो जाता है कि भाई अच्छे लोग हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी है कि पेड़ पौधे भी प्रदूषण से दुखी होते हैं, वो भी सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है उनको, ठीक है। बिल्कुल, हम खान सर को बुलाते हैं, है ना। होता क्या है, खान सर की क्लासेस होती हैं इतनी ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा 9 9 10 10 घंटे तो पढ़ाते हैं वो, तो संभव नहीं होता कि उनको बुलाया जा सके, है ना। आइए आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको बेहद अनुकूल समझ में आई होंगी। लिखा है कि प्लांट आल्सो रेस्पायर लाइक ए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैंने इससे पहले आपको बताई वही बातें लिखी गई हैं। लिखा है, फॉर ऑक्सीजन इज इसेंशियल बट फॉर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट यूज द ऑक्सीजन इन टॉक्सिक, in fact for human and other organism it may be dangerous for the breathe pure oxygen for lung। ये बड़ी शानदार बात है। अगर आपसे कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपको शुद्ध हवा या शुद्ध ऑक्सीजन दे दी जाए तो क्या होगा, तो हम मर जाएंगे भाई। प्योर ऑक्सीजन को हम नहीं संभाल सकते हैं। तो लिखिएगा कि पेड़ लिखिए, नीचे नोट डालिए हिंदी में, अंग्रेजी वाले तो इसको नोट करें। लिखिएगा, फॉर अस ऑक्सीजन इज इसेंशियल बट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट यूज द ऑक्सीजन, उनके लिए क्या है, ये हार्मफुल हो सकती है। लिखिएगा टॉक्सिक, लिखिएगा हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। लिखिएगा, हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, लेकिन ऐसे जीवधारी, आपको याद होगा ईस्ट अच्छा नहीं उसके लिए, ऐसी जीवधारी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए ऑक्सीजन विषैला हो सकता है, उनके लिए ऑक्सीजन विषैला हो सकता है। यहां तक कि, आगे बढ़ाना, यहां तक कि मानव के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए, मानव के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मानव के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन, पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन, पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन लेना भी खतरनाक हो सकता है। पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन लेना भी खतरनाक हो सकता है। तो पूरी तरह से आप 100%, इसलिए तो ऑक्सीजन 21% है ना, और मिक्सचर है पूरी तरीके से। हम अगर अकेली सांस लेना ऑक्सीजन, मर जाएंगे वहीं पर, फेफड़ा फेफड़ा फाट फूट जाएगा, समझ रहे हो, फेफड़ा कहेगा भैया हम ना कर पाएंगे इसको। तो ऑक्सीजन की एक लिमिट वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए ईश्वर ने इस पूरी पृथ्वी के जो वायुमंडल है
उस पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को बहुत ही संयमित और बहुत ही संतुलित धारा में व्यवस्थित किया हुआ है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। प्योर ऑक्सीजन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लंग्स एंड अदर एनिमल लंग्स, ठीक है ना। तो सर धीरे धीरे लिखाइए प्लीज ना भैया, इससे धीमा मैं क्या ही लिखाऊं। यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू में थे आप? हाँ मैं थे, ठीक है आप पढ़ो। चलिए, नोट हो गया कि शुद्ध या पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े के लिए हानिकारक मानी जाती है, फेफड़े के लिए हानिकारक मानी जाती है, फेफड़े के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो ये बातें उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो यहीं पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है, यानी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो जाता है। अब जो हमारा, हाँ बिल्कुल मिक्स करेंगे ही, है ना। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है क्लास 7 में ही अगला चैप्टर, 6 के बाद 7 वाला। तो ठीक उसके बगल का एक पार्ट है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। क्लास 7 का चैप्टर 7 है, ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब जो लोग पहली बार हमसे मुखातिब हो रहे हैं या जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं वो अपनी पढ़ाई यहाँ से शुरू कर देंगे, है ना। कि क्लास 7, है ना, क्लास 7, और नाम क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। हिंदी में लिखिएगा पादप व जंतुओं में परिवहन, पादप व जंतुओं में परिवहन, पादप व जंतुओं में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक बड़ा शानदार सा टॉपिक है जो कि क्लास 7 का है, कक्षा 7 का है, और अध्याय 7 है, यानी कि चैप्टर 7 है। नई वाली एनसीईआरटी में अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। तो हम लोग अभी ह्यूमन बॉडी के तहत बातचीत कर रहे हैं, और ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में पिछला जो चैप्टर था वो था श्वसन की प्रक्रिया को लेकर के, कि मानव में सांस कैसे चलती है। अब ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये खास करके दो स्तर पर हमें ज्ञान देगा। एक तो एनिमल के स्तर पर ज्ञान देगा, है ना, कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और दूसरा प्लांट के स्तर पर ज्ञान देगा कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर एक शब्द है परिवहन। क्या है? परिवहन। अगर मैं कहूं कि अपने शरीर में किसका ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन हो रहा है, तो जवाब होगा कि भाई अपने शरीर में तो एक ही चीज घूम रहा है, और वो क्या है? तो उत्तर होगा अपनी शरीर में वो दौड़ रहा है खून, यानी कि ब्लड। क्या दौड़ रहा है? खून, यानी कि ब्लड दौड़ रहा है। सबसे ज्यादा परिवहन इसी का होता है। भाई देखो ना, ऊपर से लेके नीचे तक खून में दौड़ रहा है, और उसी खून के जरिए ऑक्सीजन दौड़ रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो अपनी पूरी शरीर में पतली पतली रक्त की नलिकाएं या ब्लड वेसल्स हैं। पानी भी नहीं रखा है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। और इसी ब्लड वेसल्स के सहारे खून क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। नीचे पैर तक जा रहा है, ऊपर खोपड़ी तक आ रहा है, इधर हाथ तक जा रहा है, इधर भी जा रहा है। यानी और जहां खूनवा नहीं जाता भाई वहां झुंझुनी पकड़ लेती है। जानते हो कि नहीं जानते? कभी पकड़ी है ऐसे? मतलब कहीं बैठ गए एक तरखा दबा के। तो कई बार होता क्या है कि बहुत पहले ये साइकिल आती थी ना, तो साइकिल में आपने देखा होगा कि कई बार हमें इस पर बैठना पड़ता है, डंडवा पे बैठना पड़ता है आगे से, और एक लोग इस पे बैठ के चलाते रहते हैं। तो क्या ही साइकिल बना दिया मैं। तो जो डंडवा बैठते हैं इनको बहुत पकड़ती है झुंझुनी, कहते हैं उतार दो, नहीं तो तिरछा तिरछा चलेंगे। इसका मतलब है कि वो हिस्सा थोड़ा दब गया है, और जिस हिस्से में दबाव हो गया उधर रक्त का जो परिवहन है वो नहीं हो पा रहा है सही से, इसलिए अब उतारो। उतारेंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे भचक भचक के, है ना। थोड़ी देर बाद थोड़ा झिटके उठकेंगे, हल्का रब करेंगे तो अपने आप वो मिट जाती है। तो हाँ, ऐसा पैर में होता है, और जो साइकिलिंग डंडा बैठते हैं इनको पक्का होता है ना। कई बार तीन तीन लोग ट्रिपलिंग करेंगे तो पीछे वाले को पकड़ लेती है झुंझुनी। तो ये कहानी जो है ना, ये इसलिए है क्योंकि वहां पर खून नहीं पहुंचा। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में रक्त का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है? एक तो दिल है भैया यहाँ पर, है ना।
तो जिसे आप दे देते हो किसी और को खाली कहने के लिए, बाकी अंदर ही रहता है ये धक 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 कर रहा है। पंप, है ना, लाइक ए पंप। और पंप करके पूरी शरीर में खून फैला रहा है, बटोर रहा है, फैला रहा है, बटोर रहा है। और फैलाने और बटोरने के लिए क्या होता है? फैलाने और बटोरने के लिए पाइप लगी है, जिसे हम कहते हैं रक्त की नली। नस जानते हो ना, ऐसे नस दिखती है इधर का, डॉक्टर ही सुई लगा के निकाल लेता, नस है। और अंदर में है धमनी। तो धमनी और नसों यानी कि आर्टरी और वेन्स के माध्यम से हमारी शरीर में पूरी तरीके से खून का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ऐसे इस पूरे पाठ में हमें ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेड़ पौधों में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है भोजन का। पेड़ पौधे बेचारे जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक का इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके पानी और भोजन घुमाते रहते हैं पूरे पौधे में। अभी पेड़ों में तो खून होता नहीं है, कभी पेड़ काट के खून निकाले हो? नहीं निकलेगा। उसमें जब खूनवा नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही होगा, और ट्रांसपोर्टेशन होने की प्रक्रिया यहीं पर है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो इसी से शुरू होगा और ट्रांसपोर्टेशन वाले मसले को बताएगा। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि खून क्या होता है, मतलब रक्त क्या होता है, रक्त दौड़ता कैसे है, हृदय कैसे काम करता है, पेड़ पौधों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, आदि आदि बातों में बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सत्र है वो यही रहेगा। कल से हम इस पूरे नए चैप्टर पर बातचीत करना शुरू करेंगे। तो बड़े दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात का सिलसिला मुझे लगता है कि अच्छा रहा, कुछ नई बातें सीखने को मिली। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। सुबह सुबह अब आपके खोपड़ी में दस्तक देने का पूरा प्रयास करने हम आ जाएंगे। आप भी आइएगा, स्वागत रहेगा। और शानदार न्योता है आपका आने के लिए सुबह 8 बजे, नहीं 8:30 बजे, 8 बजे नहीं भाई, मैं इतने जल्दी आ नहीं पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी। यूं ही मुस्कुराते रहिए। जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका भी स्वागत है, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका भी स्वागत है, ठीक है ना? बस बदमाशी मत करिएगा। और प्रिंटेड नोट्स को जो जस्टिस कर रहे हो ना, यहीं से गोली मारेंगे सीधे, जस्टिस मत करना। केवल पढ़िए भैया, देखो हम आपके भले की बात करेंगे। ये नोट्स वोट्स कुछ होता नहीं, खाली ज्ञान की बातें हैं, बाजारू बातें हैं। जितना अपना नोट्स बनाओगे, जितना मुझे सीखोगे, जितना स्पष्ट लिखोगे, वही आपकी जिंदगी में काम आएगा, है ना? किताबें खूब पढ़िए, उससे काफी लाभ मिलेगा। बाकी अपना नोट्स बनाइए, है ना? मैनेजर मत बनिए, व्यवसायी बनने का कोई प्रयास मत करिए। ये छात्र और अध्यापक के बीच का मसला है, इसमें कोई भी बीच में नहीं आता है। और मैं अगर आपको समझाऊं तो मेरी बातें दिल पर ले करके और उसे स्वीकार करिए। डांटूं तो उसे बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना? मेरी डांट आपके लिए लोहे समान है, जो आपको मजबूत कर देगी और आपकी सफलता में एक नया कदम जोड़ेगी, है ना? मैं ऐसा ही मानता हूँ। बाकी अगर आप कुछ और मान रहे हो तो मानते रहो, हमारा क्या ही कर लोगे। नहीं कर लोगे, अच्छे इंसान हो, समझ जाना, ठीक है? मेहनत करिए। कल पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।